सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वंशो एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, हम लोग ये जो निम्सेट स्पेशल सीरीज चल रही है इसमें बहुत ज्यादा धूम मचा चुके हैं ऑलरेडी। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, उसके बाद कैलकुलस और अब आज आ गया है हमारा फाइनली कैलकुलस 2 का पार्ट। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर इंटीग्रेशन के बारे में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किन के लिए आपको रेडी रहना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फुल हाई जोश के साथ में। सो यार, पहला वॉल्यूम जो हमने देखा था, वॉल्यूम नंबर 5, उसके अंदर हमने बात करी थी यार कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन की, या भैया जो उसके और चीजें होती है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और उसके बाद भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यार अब हम लोग बात करें कैलकुलस 2 की, तो दोनों को मिला के यार कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 दोनों को मिला के हमारे पास कुछ आते हैं 9 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 से 10 क्वेश्चन जो होती है भैया 20% वेटेज हो जाती है मैथ्स के सिलेबस की। तो और अगर मैं 9 से 10 क्वेश्चन की बात करूं तो भैया 120 मार्क्स। तो आप पेपर के, अगर पूरे पेपर की बात करें 1000 में से, तो भैया अप्रोक्सीमेटली 12% आपका भैया पूरे पेपर में कैलकुलस की वेटेज रहती है और भैया 20% मैथ्स के अंदर इसकी वेटेज रहती है। 600 में से 120 मार्क्स। तो यार बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे को करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे यार इस टॉपिक में घबराते हैं। तो यार आज हम लोग इस डर को खत्म कर रहे होंगे। वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जरूर करने चाहिए। बात कर रहे होंगे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो कि यार आते ही आते हैं, जिनको आपको डेफिनेटली स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यार अगर आप बाकी पार्ट छोड़ भी दो तो एक बार के लिए चल जाएगा, पर ये पार्ट छोड़ दिया तो जिंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे भैया सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर यार 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। आप लोग बात करोगे कि नमित भैया हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अब उसमें सब भाई यही बोलते हो कि भैया 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो ये 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो यार इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उठानी है सबकी प्यारी एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक के भैया पीछे जो फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं वही ये 14 फॉर्मुलाज है जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ। अगर आपको यार याद हो जाते हैं तो यार ऐसा कोई इंडेफिनिट क्वेश्चन नहीं है जो आप बना नहीं सकते। सारे के सारे इंडेफिनिट के क्वेश्चन इससे पॉसिबल हैं। तो भैया ये 14 स्टैंडर्ड फॉर्मुला तो आपको याद होने चाहिए। बाकी भैया टॉपर्स नोट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल ही देता हूँ, तो वहां पे भैया नोट्स आ जाएंगे, तो उसके अंदर भी जाके आप ये फॉर्मुलाज को देख सकते हैं। मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा कि इन फॉर्मुलाज को यार एक शीट पे लिख के दीवार पे या कहीं पे चिपका लो, ताकि भाई तुम जितनी बार सुबह उठो या जितनी बार भी कोई काम करो ये फॉर्मुलाज तुम्हारे को सामने दिखते रहे। फिर आ जाती है भाई अगली चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन। यार ये बहुत कॉमन टाइप का है जो निम्सेट के अंदर कंटिन्यूसली रिपीट होता है कि यार सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यार इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि यार किसी एंगल की जगह हम कुछ और पुट कर रहे होते हैं, या किसी फंक्शन की जगह हम कुछ और पुट कर रहे होते हैं, और उससे हमारी इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो रही होती है। मैं आप सबको यार एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन में होता क्या है कि यार फॉर्मुलाज वही 14 लगते हैं, पर बात ये होती है कि हमारे को जो क्वेश्चन होता है ना उसको इस फॉर्म का बनाना पड़ता है कि वहां पे हम फॉर्मुला अप्लाई कर सकें। बस जहां तक हम, जैसे ही हमने भैया क्वेश्चन को उस फॉर्म का बना लिया वहीं पे हम फॉर्मुला लगा देंगे। तो बच्चे भैया डरते क्या है कि भैया फॉर्मुला याद नहीं हो रहा है, ये चीज याद नहीं हो रही। तो भाई दिक्कत वो नहीं है कि फॉर्मुला ये कैसे, दिक्कत ये है कि हम उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेकर कैसे आए जहां पे हम लोगों को फॉर्मुला अप्लाई करना है। तो ये वो चीजें हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया ये ई रेज़ टू द पावर एक्स का फंक्शन, इसके अंदर भैया ई रेज़ टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर भैया आप इस फॉर्म को पहचानते हैं तो भैया ये फॉर्म आपके लिए भैया निम्सेट में बिल्कुल कमाल करने वाली है, क्योंकि निम्सेट के अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो भैया इनको जाके आप जरूर चेकआउट करना। तो इस वाले का भैया जो आंसर होता है वो ई रेज़ टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। लेकिन अब जिस बंदे को ये पता ही नहीं है कि यार एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या है, इसलिए भाई एफ डैश एक्स जानने के लिए हमारे को डिफरेंशिएशन पहले करनी पड़ेगी। तो पहले डिफरेंशिएशन की वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वाली वीडियो पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस पे भी यार मोस्टली कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद भैया लर्न सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। भैया ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलूंगा कि अगर आपको भैया कैलकुलस पे कमांड लानी है तो आपको कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स याद रहेंगे, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी, प्लस पॉइंट मिलेगा, ताकि भैया आप उनके रिजल्ट को सीधा ही सीधा क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। और बहुत बार ऐसा होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकोगे। भैया स्टैंडर्ड रिजल्ट करना इसमें भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक इस वाले फॉर्मुला की प्रैक्टिस और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे से कर लेते हो तो भैया निम्सेट के लिए आप एक तरीके से रेडी हो जाओगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हमारे को छोड़ देनी है, पर ये मैं बोलूंगा कि यार ये जो चीजें हैं ये हमारे को बिल्कुल नहीं छोड़नी है।
ठीक है, तो यार ये दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, ध्यान से इस बात को मेरे सुनते चलना। बाकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के यार इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं निमसेट में, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होगा कि यार आप फॉर्मुलाज को डिफरेंशिएट करके ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर बना पाओगे। तो यार अगर नहीं बन रहा है तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंशिएट करके ऑप्शंस को, क्योंकि मुझे याद है शायद मेरा बीएचयू का पेपर था या कोई और एक पेपर था, उसमें मैंने इंटीग्रेट करने की जगह डिफरेंशिएट कर दिया था, तो मेरा बी आंसर ही था, वही डिफरेंशिएशन उसकी आ रही थी, तो मैंने उसको टिक कर दिया था। तो भैया आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ऑप्शंस को इंटीग्रेशन निकालने के लिए। उसके बाद आप चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। यार इसको कर लेते हैं स्टार मार्क, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज या बम चीज। अगर भैया आपके क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो भैया 60 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन से होते हैं। सिर्फ बचे हुए जो 20 से 40% क्वेश्चन है वही आपके इनडेफिनेट फॉर्म से होते हैं। तो भैया ये जो हमारे सारे स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज हैं इनके रिजल्ट्स को याद रख लेना है। निमसेट के तो भैया ये हॉट टॉपिक है, जैसे भैया ये लिमिट स्प्लिट करने वाला ए से बी, ए से सी और सी से बी हो जाती है। भैया इस पे 2015 में बहुत 2 क्वेश्चन आए थे मेरे ख्याल से, 2015 में इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। एक ये वाला फॉर्मुला हो गया हमारा, एक होता है हमारा ऑड एंड इवन केस का, कि भैया ऑड है फंक्शन या इवन है फंक्शन। इस पे भी भैया निमसेट में बहुत बार और कई बार सवाल पूछे गए हैं, और सिर्फ निमसेट में नहीं भैया जेई का हो कह लो, तुम लोग महाराष्ट्र सीडी का कह लो, महाराष्ट्र सीडी में वैसे इतने क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं इसके भी, और तुम बीएचयू का कह लो या जामिया का कह लो, सबके अंदर यार जो ऑड इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो रहे होते हैं। या फिर भैया हमारे को लिमिट स्प्लिट करने पे कि भैया 0 से 2 पाई है, तो भैया कैसे ये 0 से पाई में हम लिख सकते हैं। तो ये जो है ना फॉर्मुलाज, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। तो जितने भी इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, यहाँ के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने लिख ही दिए, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, वीडियो को पॉज करके। इतना अगर आप कर लोगे तो बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिल रही होगी। उसके बाद इसमें भी यार मैं यही कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस मस्ट डू है, मस्ट डू, मतलब आपने करी ही करी होनी चाहिए। तो इससे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से निकल रहा होगा। और एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो भैया 60 से 80% चांसेस है कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही होगा। तो भैया इस पे अच्छी कमांड आप लोग करना, और कम से कम 1 हफ्ते का टाइम जरूर देना इंटीग्रेशन के पूरे टॉपिक को, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, टाइम मांगता है। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व पे अगर हम लोग आ जाएं, भैया एरिया अंडर द कर्व के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि हर साल इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। कभी भाई इजी भी होता है और कभी बहुत टफ भी होता है। तो यार अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है हमारे को, या कोई ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आता है जिसको हमने कर नहीं रखा, जैसे कि यार बहुत स्टैंडर्ड हमारे पास होता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एरिया अंडर द कर्व में पैराबोला एंड इंटरसेक्टम का जो एरिया है वो 8a² 3 होता है। मतलब पैराबोला और उसके लेटेस्ट सेक्टम के बीच का जो एरिया कवर होगा वो ये होगा। पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन के अंदर जो एरिया आएगा वो आपका 8a² 3 मीटर क्यूब होगा। उसके बाद 2 पैराबोलास के अंदर जो एरिया कवर हो रहा होगा वो 16a² 3 होगा। 2 पैराबोला क्योंकि भैया जैसे एक के लिए ये है तो 2 के लिए फिर डबल हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ द एलिप्स हो जाएगा पाई ए बी। तो भाई ये जो चीजें है ना, ये थोड़ी चीजें अगर हमारे को आती होंगी तो ये हमारे को बहुत हेल्प करेंगी। अब ये पाई ए बी ड्राइव कहाँ से होता है भैया, ये एरिया ऑफ द सर्कल से ही ड्राइव होता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं पाई r²। तो वहीं से भैया एरिया ऑफ एलिप्स भी ड्राइव हो रहा होता है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, अगर आप याद रख लोगे तो बहुत हेल्प करेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारे को नॉर्मल सा कर्व फंक्शन दे रखा होता है, या भैया कुछ भी दे रखा होता है, तो हम उसको डिवाइड करके भी एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार एक ऐसा डुएबल क्वेश्चन है, या जो फिगर है वो आपको पता है कि यार पैराबोला का निकालना है, सर्कल का निकालना है, या किसी एक रैंडम फिगर जो आपको समझ आ रही है जिसका निकालना है, अगर आपने उस क्वेश्चन को पहले करा हुआ है, तभी मैं कहूंगा कि आप एरिया अंडर द क्वेश्चन पे चांस लो। नहीं तो भैया आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन इसका हर साल आता है, बहुत बार होगा कि भैया शायद अगर किस्मत अच्छी हुई तो भाई मॉडुलस फंक्शन का ही आ जाएगा कि भैया इसके अंदर का एरिया निकालो। तो यार इनके जो एरिया है वो फाइंड करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अ कर्वी फंक्शन। तो आप इस चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे यार एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है कि भैया हमारे को एरिया डीएक्स के रेफरेंस में निकालना है, या फिर एरिया हमारे को डीवाई के रेफरेंस में निकालना है। तो बहुत बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि भैया जो फंक्शन होगा वो दे रखा होगा डीवाई की टर्म में, और उसको इंटीग्रेट करने बैठ जाएंगे डीएक्स की टर्म में, और आंसर गलत कर देंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो यार इसके अंदर बिल्कुल एक भैया वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना पेपर के आगे ही कि यार मेरे को ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेशल ध्यान देना है कि मेरे को किसके लिए इंटीग्रेट करना है। तो इतनी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, और इसमें एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि भैया अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी है ऑप्शंस के अंदर, तो भैया एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव वैल्यूज को आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो इससे भी आपके मतलब कुछ ऑप्शंस कट रहे होंगे। मेरे को याद है पता नहीं किसी एक पेपर में नेगेटिव वैल्यूज भी दे रखी थी एरिया की, तो उसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। इस पे बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन भैया पार्ट है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया इसका होना चाहिए। उसके बाद यार ऑर्डर एंड डिग्री, यार ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र सीईटी का तो यार ये हॉटस्पॉट टॉपिक है कि यार उसमें भी ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन बीएचयू का भी।
और जामिया का भी। तो भैया ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद मेजर टाइप्स के अंदर आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, इनको भैया कम से कम डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, पता लगना चाहिए कि यार ये होमोजीनियस है या डिफरेंट, मतलब कौन सी वाली है, लीनियर है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, तो डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। और उसके बाद इनकी भैया पर्टिकुलर टाइप होती है कि होमोजीनियस में आपको लेफ्ट राइट अरेंज करना पड़ता है, उस तरह से सॉल्व हो जाती है। नॉन होमोजीनियस जो होती है वो कैसे सॉल्व होती है, और लीनियर के अंदर वो पी की पावर आपको लेके जाके करना होता है। तो यार ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, तो आपको एक अपर एज मिल जाएगा बाकी लोगों से। क्योंकि यार मैं बता दूं 30 से 40% जनता ऐसी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रिपेयर ही नहीं करती है। तो अगर आप कर लोगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रख लोगे, तो आपको एडवांटेज मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं तो 2017 में ही शायद से इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जो स्ट्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व ना हो सकता हो। तो इसी के साथ यार खत्म करते हैं हम इस चीज को। अब आ जाती है भैया मेन चीज रेफरेंस बुक्स के बारे में। तो रेफरेंस बुक्स में मैं कहूंगा कि यार एनसीईआरटी और आरडी शर्मा सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। किस चीज के लिए? अगर आपको अपने बेस बनाना है, अगर आपको टॉपिक्स को क्लियर करना है, तो अगर आप इतना कर लेते हो भैया ये आपका बेस बना देंगे। और इनके भैया अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो सॉल्व, एक एक टाइप का, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। एनसीईआरटी की बुक में इतने अच्छे और सिस्टमैटिक वे में सारी एक्सरसाइज दे रखी है ना, अगर आप सारी एक्सरसाइज में से 5-5 क्वेश्चन भी कर लो तो भी आपको सारी इंटीग्रेशन की जो फॉर्म्स है वो बिल्कुल 100% क्लियर हो रही होंगी। नहीं तो भैया आरडी शर्मा सब्जेक्टिव के अंदर जाके आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो, वहां से आपको कमांड आ जाएगी। पर ये सिर्फ उसके लिए है, बेस बिल्ड करने के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें भैया? प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो और जरूर उठा लो, क्योंकि यार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक के बिना तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं बनने वाला है। वह सबसे पहली चीज तो है जो एक वो है, मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शंस देख के हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम्स तो मस्ट डू है, मस्ट डू। इनके करे बिना भाई काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि यार मैंने टाइप सीख रखा है कि इंटीग्रेशन में a+b x में हम लोग तोड़ते हैं या a b c अलग अलग तोड़ते हैं, पर यार इसका ऑब्जेक्टिव रूल क्या है? क्योंकि वहां पे तुमसे ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को फाइनल रिजल्ट दो, वहां पे बोलेगा यार इसमें a की वैल्यू क्या होगी, इसमें ऐसे हम तोड़ते हैं ना इक्वेशन को, तो उसमें a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। फिर उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करे होने चाहिए, तभी भैया आपको कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन पे कमांड आ पाएगा, नहीं तो भाई कमांड नहीं आ पाएगा। ये टॉपिक मेरे को पता है बहुत बच्चों का फेवरेबल नहीं है, मेरा भी फेवरेबल नहीं था, पर भाई 400 से 500 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने पड़ेंगे कि आप कॉन्फिडेंस से बोल सको कि हाँ यार मैं कम से कम आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है उनको तो कर ही पाऊंगा। कम से कम इस पे 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 वीक का टाइम लगाओ इसके अंदर, और इसको भैया रिवीजन पे रखो। हर हफ्ते या हर महीने जब भी आप अपनी रिवीजन लेके बैठते हो तो हर हफ्ते इसके कुछ फॉर्मुलास को रिवाइज कर लो, फिर हर महीने जाके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं उनको रिवाइज कर लो, ताकि भैया वो आपके दिमाग में एक बार रिफ्रेश होते रहे। उसके बाद भैया आ जाते हैं अपने गिव अवे पे। तो भैया गिव अवे चल रहा है हमारी 3 बुक्स का। एक तो भैया एयरलेस मैथमेटिक्स है, दूसरी है अरिहंत की प्रीवियस ईयर्स, और एक बुक और है अरिहंत की इंग्लिश वाली। तो भैया इसके लिए हमारा एक सिंपल सा टारगेट है, 1K लाइक्स होने चाहिए, जो फर्स्ट वीडियो है इस सेगमेंट की, जो की थी हमारी अलजेब्रा के ऊपर। और साथ ही साथ में आपको भैया कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इस वीडियो सीरीज में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, और आपका कंसिस्टेंट कमेंट होना चाहिए हर वीडियो के नीचे। 6 वीडियो, ये 6ठी वीडियो है इस वीडियो सीरीज की, 7वीं वीडियो एक और आएगी जो कि होगी कोऑर्डिनेट पे। तो जिसने कंसिस्टेंटली 7 वीडियो पे कमेंट करा होगा उनमें से किसी 3 लकी विनर्स को हम लोग ये तीनों बुक्स को दे रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, जाओ तैयारी करो और फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। टॉपर्स के नोट जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको और भी कोई वीडियो सीरीज चाहिए, या कुछ बच्चे कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी भैया ऐसे डिटेल एनालिसिस लेकर आओ, तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग का भी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर ये बात मेंशन करके जाना, तो मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा। 2021 के पेपर का एनालिसिस चाहिए कि कितना टफ था, कितना ईजी था, कौन से क्वेश्चन मैनेजेबल थे, कौन से नहीं थे, तो उसके लिए भी भैया एक नीचे लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आपको बता देना, उसके भी हम लोग वीडियो ला रहे होंगे। और भी कोई आपको डाउट्स हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके ऊपर डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। People take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill